नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करेंगे आम आदमी की, आपकी, मेरी, हम सब की। कहने को हम जनता जनार्दन हैं, सरकारें हम तय करते हैं, बटन जो हम दबाते हैं और जिसके पक्ष में दबाते हैं वही सरकार बनाते हैं। लेकिन सरकार बनाने में चुनाव जो होता है, मुद्दे कौन से हावी होते हैं, किन मुद्दों पर राय रखकर, या जो समस्याएं हैं आम आदमी की जिनसे वो जूझता है, या उसकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें जो हैं, उन पर कौन खरा उतरता है, इनका भी पुट होता है। चर्चाएं बहुत होती हैं चुनाव से पहले, लेकिन आज हम आम आदमी की रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उसकी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनकी थाह लेने की कोशिश करेंगे। सरकार किसी की भी क्यों ना हो, कुछ समस्याएं ऐसी हैं वो हमेशा मुंह बाए खड़ी रहती हैं, देश के सामने एक चुनौती बनी रहती है। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना हम संजोए हुए हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, कृषि प्रधान यह देश है, किसानों की समस्याएं, और विकास हम कर रहे हैं। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विकास दर सबसे तेजी से आगे दौड़ रही है दुनिया में। लेकिन अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो और चौड़ी होती जा रही है। क्या, मैं आर्थिक विषमता की बात कर रहा हूं। और भारत विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता, यह हमारा मूल मंत्र रहा है, यह ताकत भी रही है इस देश की। लेकिन जब हम विश्व गुरु बनने की राह पर आगे चल रहे हैं, धार्मिक जो मुद्दे हैं, ध्रुवीकरण का जो मसला है, वो एक बड़ी चुनौती है क्या? और इसी पर हमने आपकी, जनता की राय जाननी चाहिए। और राय जब हमने जानी तो हमने वर्गीकरण भी किया, ये तो पता लगे समाज का कौन सा तबका किस मुद्दे को सबसे अहम मानता है, या किससे सबसे ज्यादा पीड़ित है, किस समस्या को सबसे ज्यादा गंभीर मानता है। तो उसमें आधी आबादी जो है हमारी, महिला शक्ति, युवा शक्ति और जाति इस देश की एक कड़वी हकीकत भी है। दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, पिछड़ा समाज भी है, और अमीर गरीब हैं। और देश दो हिस्सों में, तो 75 साल से ज्यादा हो गए, 76 साल हो गए आजादी को, दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है इंडिया, जगमगाता हुआ शहरों में रहने वाला, और एक है भारत, जो गांव देहात में, गली खड़ौंजों में, कस्बों में रहता है। तो हमने आज ये वर्गीकरण किया, और ये हफ्ता जो है, साल का पहला हफ्ता खत्म हो चुका है। इसी साल लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। देश की चुनौतियों पर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने यह त्वरित सर्वे किया है। इस सर्वे में 2263 लोगों की राय ली गई। सर्वे 30 दिसंबर को, पिछले साल 30 दिसंबर को किया गया, और जो एरर मार्जिन है, मार्जिन ऑफ एरर है, वो ±3 से 5% का है। तो मुद्दों की वानगी तो मैंने दे दी। ऐसे में आज का सीधा सवाल आपके सामने पेश है, और सवाल क्या, उसका अंदाजा आप लगा चुके हैं। 24 का चुनाव किन मुद्दों पर लगेगा दांव, और महिला, एससी, एसटी, ओबीसी, युवा, किस मुद्दे ने किसे छुआ। और चर्चा में आज मेरे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार और चुनावी विश्लेषक मौजूद हैं। यशवंत देशमुख, सी वोटर के सर्वे सर्वा, इन्होंने ही ये सर्वे हमारे लिए किया है। अभय दुबे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा नीरजा चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार। प्रदीप सिंह, एक और वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। और साथ ही साथ अभिज्ञान प्रकाश, किसी परिचय के मोहताज नहीं, एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल मामलों के भी,
आर्थिक मामलों के भी और वो लेखक भी हैं। तो पहला सवाल जो हमने पूछा वो अब आपके स्क्रीन पर, देश में महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? तो इसमें 54% महिलाएं जो हैं वो कहती हैं कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। 21% कह रही हैं कुछ हद तक महत्वपूर्ण है। आंकड़ा 75%, 4 में से 3 महिलाएं महंगाई से पीड़ित हैं। क्या महंगाई दर 6 से ऊपर, 6% लक्ष्मण रेखा थी, लक्ष्मण रेखा से ऊपर 11 महीने रही। पेट्रोल डीजल के दाम घटने का नाम नहीं ले रहे। गैस 1150 पर भी बिकने लगी। फिर सरकार ने सब्सिडी दी। चुनाव आए तो अब राजस्थान में 450 का भी हो गया, पर आम आदमी 850 रुपए पर ले रहा है। जीएसटी लगा हुआ है आटे पर, खाने पीने की चीजों पर। उसके चलते खाने पीने की चीजों के दाम उतरते चढ़ते रहते हैं, लेकिन नीचे कम, ऊपर की तरफ जाते हुए ज्यादा दिखाई देते हैं। दूध का वही हाल है, पनीर का वही हाल है, फल फूल सब्जियों की मैं बात अभी कर ही नहीं रहा। मौसमी मार, वो प्याज हो, टमाटर हो, आलू हो, आजकल जैसे लहसुन बहुत महंगा हो रखा है, वो तो चलता ही रहता है। तो महिलाएं उसी बात की तस्दीक करते हुए फिर आते हैं हम दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग जो है, सवर्ण और मुसलमान। इनमें अब आप देखिए 63% जो दलित हैं वो कहते हैं महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, और 17% कह रहे हैं कुछ हद तक महत्वपूर्ण। यानी कि 5 में से 4 लोग, 4 दलित ये कह रहे हैं ये बड़ा मुद्दा है। और आदिवासियों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानने वाले तो 53% हैं, लेकिन कुछ हद तक महत्वपूर्ण मानने वाले वो 29% हैं। तो ये आंकड़ा 82% हो जाता है। ओबीसी में ये आंकड़ा थोड़ा कम है, 51% अत्यंत महत्वपूर्ण, 25% महत्वपूर्ण, पर यह भी 75% का आंकड़ा पार कर लेता है। जो सवर्ण हैं वहां पर यह आंकड़ा 50% से कम, अत्यंत महत्वपूर्ण मानने वाले, और 23% महत्वपूर्ण मानने वाले, तो ये 72% हो जाता है। जबकि 70% मुसलमान कहते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण, कुछ हद तक महत्वपूर्ण कहने वाले 8% हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम शहरी और ग्रामीण इलाकों में, और ये वर्गीकरण बहुत अहम हो जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण मानने वाले शहरी इलाकों में 53%, 22% कुछ हद तक महत्वपूर्ण, 75% का आंकड़ा, और ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 78% का हो जाता है। अब हम अपनी युवा शक्ति पर आते हैं। 18 से 24 साल वाले, और इसमें बहुतायत है फर्स्ट टाइम वोटर्स की। अत्यंत महत्वपूर्ण मानने वाले 60%, कुछ हद तक महत्वपूर्ण 16%, आंकड़ा 76%। 25 से 34 साल वाले वो कहते हैं 78% लोग कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, और 35 से ऊपर 44 से नीचे ये आंकड़ा पहुंच जाता है 78% पर ही। और अब गरीब, मिडिल क्लास और अमीर की बात कर लेते हैं। जो गरीब है 58% कहते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण, कुछ हद तक महत्वपूर्ण 20%, यानी कि 78%। मिडिल क्लास, मेरे जैसे लोग 75% कह रहे हैं महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, जबकि अमीर अत्यंत महत्वपूर्ण मानने वाले 50% से भी कम है। अबे दुबे पर एक सेक्युलर ट्रेंड लाइन दिख रही है। 5 में से 4 कुछ जगह पर है, पर 4 में से 3 लोग कह रहे हैं महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। निश्चित रूप से देखिए, मैं जो इन आंकड़ों में देख पा रहा हूं, जिन लोगों का बाजार, जिन समुदायों का बाजार से कुछ कम संबंध है, वहां पे आप देखेंगे कि वो महंगाई दूसरे समुदायों के मुकाबले, हालांकि वहां भी काफी महंगाई से परेशान है, लेकिन आंकड़ा वहां थोड़ा सा कम है। हाँ। और जो समुदाय काफी गरीबी के शिकार है, जैसे कि मुस्लिम समुदाय, वहां पे आप देख रहे हैं कि 70% ज्यादा लोग बिल्कुल सही पकड़ा आपने, पहली श्रेणी में आते हैं। हाँ। तो ये एक सीधा दिख रहा है कि महंगाई, यहाँ तक अमीर लोगों में भी आंकड़ा 72 या 73% है, अगर दोनों हाँ। आंकड़ों को आप मिला लें।
यानी जो लोग महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं, जिनके पास तो इतनी आमदनी अमीरों है, में वो भी। कहते हैं मुद्दा तो है, कुछ हद तक महत्वपूर्ण हाँ। है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। ज्यादा महत्वपूर्ण कहने वाले 48%। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि अमीरों में बहुत कम संख्या हो। ऐसा नहीं है कि वो 30% या 32% या 35% लोग कह रहे हैं। वहां भी 50% के आसपास लोग हैं जो कह रहे हैं कि महंगाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो देखिए, ये मुद्दा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां फिर से एक सवाल उठता है कि राजनीतिक दृष्टि से, जो पिछली बार हम लोगों ने सभी लोगों ने कम से कम इस प्रश्न को इसी लिहाज से व्याख्यायित किया था कि क्या इनको मुद्दा बनाएगा कौन? भाई, सरकारी पार्टी जो महंगाई को मुद्दा नहीं बनाएगी, क्योंकि वो तो महंगाई के सवाल पे जो आलोचना होगी उसके निशाने पे होगी। तो ये काम तो विपक्ष का है ना कि महंगाई को मुद्दा बनाए। और महंगाई को मुद्दा बनाने, किसी भी सवाल को मुद्दा बनाने का काम चुनाव से 1, 1.5, 2 महीने पहले नहीं होता है। उसको कम से कम 6 महीने निरंतरता होनी चाहिए। उस 6 महीने, साल भर से महंगाई को मुद्दा उन्हें बनाना चाहिए था। महंगाई के सवाल पर सड़कों पर निकलना चाहिए था। महंगाई के सवाल पर अपने वक्तव्य देने चाहिए थे। केवल टीवी पे बोलने या ट्वीट करने से नहीं बनता है। पॉलिटिक्स एक्शन का नाम है। जब आप सड़क पर उतरते हैं, जब आप संघर्ष करते हैं, जब आप जो लोगों की गोलबंदी करते हैं और उस सवाल को अपनी राजनीति का केंद्रीय प्रश्न बनाते हैं, केंद्रीय मुद्दा बनाते हैं, तब कहीं जाके वो मुद्दा धीरे धीरे करके चुनावी मुद्दा बनता है। और मेरा मानना है कि ऐसा किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी जो उनके प्रभाव के इलाके हैं, मेरे ख्याल से वहां भी उन्होंने नहीं किया है। तो क्या इसकी एक वजह यह भी है प्रदीप सिंह कि महंगाई दरअसल चुनावी मुद्दा नहीं होता है, लोगों को परेशान करेगा, आजिज करेगा, लेकिन उस बिना पर वोट नहीं डाले जाते? देखिए संदीप जी, मुद्दे चुनाव के दो तरह से बनते हैं। एक जो अभय जी ने अभी बात कही कि राजनीतिक दल यानी विपक्षी दल, जो सरकार के विरोधी दल है, उनका ये दायित्व है और उनसे ये अपेक्षित भी है कि सरकार की जो कमियां हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी है, दिक्कत है, उसको मुद्दा बनाएं और उस कोशिश करें कि उसके आधार पर वोट पड़े। तो विपक्ष इस मामले में कहां पर है ये बताने की जरूरत नहीं। दूसरा तरीका होता है, हम लोगों ने कई चुनाव में देखा है, जब जनता अपने हाथ में सब कुछ ले लेती, वो मान लेती है विपक्ष को छोड़िए, ये क्या करेंगे नहीं करेंगे इनसे कोई मतलब नहीं, हम मुद्दा तय करेंगे कि मुद्दा क्या हो। जब आम आदमी या कहिए आम मतदाता अपने हाथ में मुद्दा ले लेता है, तब विपक्ष या राजनीतिक दल इर्रेलेवेंट हो जाते हैं, अप्रासंगिक हो जाते हैं। फिर आम जनता तय करती है कि मुद्दा क्या हो। और उसी में हमने देखा है कि मजबूत से मजबूत सरकारें उनके पैर उखड़ जाते हैं। पर हमने ये तो भी इस देखा समय है, जो परिस्थिति दिखाई दे रही है, उसमें न तो राजनीतिक दल। प्रदीप सिंह, मैं सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट किया। बहुत से लोगों का ये मानना है कि भाई चुनावी मुद्दा नहीं होता, 1-2 बार कभी मुद्दा बन गया। प्याज को लेकर सुषमा स्वराज की सरकार, दिल्ली सरकार, मतलब दिल्ली राज्य की सरकार, वो 98 में गिर गई थी। पर अगर हम 2014 में जाएं तो महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाया था, जिस ओर इशारा कर रहे थे अभय दुबे। बीजेपी ने सड़कों पर उतर गई थी, सिलेंडर लेकर बैठ गई सड़कों पर स्मृति ईरानी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। वो पेट्रोल डीजल के दाम नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे। 120 का पेट्रोल भी खरीदा, 100 तक डीजल भी गया। अब भी 100 और 90 वाली श्रेणी में ही दोनों घूम रहे हैं। मैं गैस सिलेंडर का तो जिक्र पहले ही कर चुका हूं। तो क्या ये मुद्दा बनाना विपक्ष की जिम्मेदारी थी, या अंदर खाने आम आदमी इससे थोड़ा त्रस्त होता दिखता है आपको, जो आंकड़े भी बता रहे हैं? नहीं, देखिए, आम आदमी मुद्दा कब बनाता है, जैसे आपने 2014 का जिक्र कि बीजेपी ने महंगाई को मुद्दा बनाया। लेकिन 1 मिनट के लिए जरा आप कल्पना कीजिए, एक हाइपोथेसिस है, इस पर सोच कर देखिए कि अगर यूपीए सरकार का भ्रष्टाचार न होता, क्या तब भी महंगाई मुद्दा बनती? जब लोगों को लगता है कि हमारा जीवन मुश्किल होता जा रहा है और जो सत्ता में है वो मलाई काट रहे हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमारी गाड़ी कमाई का पैसा लूट रहे हैं, तब ये दोनों जब मिलते हैं तब मुद्दा बनता है। एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए, जैसे प्याज के दाम की बात है, उसमें जो है सरकार की नाकामी
या एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर ज्यादा लोगों को नजर आता है नहीं, बजाय तेल के दामों भ्रष्टाचार की के उसमें। तेल के लेकिन दामों की भी 14 बात में करें, भ्रष्टाचार 16 महंगाई बार से बड़ा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई प्रदीप जी सरकार ने, 16 बार। 3.5 रुपए जो एक्साइज ड्यूटी थी डीजल पर, वो बढ़कर एक टाइम पर 31 रुपए 90 पैसे पहुंच गई। 9.5 रुपए की एक्साइज जो थी पेट्रोल पर, वो 32 रुपए 80 पैसे भी पहुंच गई। और ये सरकारी खाते में, मतलब केंद्र सरकार के खाते में गया, क्योंकि वो एडिशनल सेस के तौर पर वो लगाया गया। और पिछले 19 महीनों में 29% कच्चे तेल के कीमतों में गिरावट आ चुकी है, पर एक नए पैसे की गिरावट पेट्रोल और डीजल के दाम में नहीं आई है। और यही महंगाई के चक्र को घुमाते हैं। संदीप जी, ये 16 बार एक्साइज बढ़ी, इस बात को आप पिछले 10 साल में 1016 बार बोल चुके हो, लेकिन आप देख रहे हैं कोई असर हो रहा है? उसकी वजह मुझे जो समझ में आती है, लोग ये देखते हैं कि ये जो एक्साइज बढ़ रही है या दूसरा टैक्स कोई बढ़ रहा है या महंगाई कम नहीं हो रही, दाम कम नहीं किए जा रहे हैं, उस पैसे का सरकार इस्तेमाल क्या कर रही है? क्या उस पैसे का सरकार का इस्तेमाल सत्ता में बैठे लोग अपने लिए कर रहे हैं, निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, अपने तो दोस्तों वो के लिए नारा कर रहे हैं, जुमला अपने था रिश्तेदारों कि के लिए बहुत कर हुई रहे हैं, पेट्रोल डीजल या की मार, अब की बार आम मोदी जनता की सरकार? भलाई के लिए? नहीं, फिर वो नारा जुमला था, वो नारा महज नारा था। तो फिर देखिए, ऐसा है कि कोई मुद्दा बनाने के लिए आपको मल्टी प्रोंग्ड अटैक करना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बात आप कहेंगे और वो मुद्दा बन जाएगा। जब चारों तरफ से आप हमला करते हैं, थाली में सब कुछ होनी चाहिए, सारी कटोरियां भरी होनी चाहिए, तभी थाली सजती है। तो ये अगर थाली जब सजाने तक की बात आप बिल्कुल मुद्दों जायज का बात आप गुच्छा कह रहे लेकर नहीं हैं। चलेंगे, तो इस थाली में तब तक दूसरा जो आपके मुद्दा है प्रदीप जी, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? तो महिलाओं ने 61% महिलाओं ने कहा यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, और कुछ हद तक महत्वपूर्ण कहने वाली 19% थी। यानी कि 5 में से 4 महिलाओं के हिसाब से बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। और बेरोजगारी की ज्यादा मार कोविड के बाद दरअसल महिलाओं पर पड़ा है। बेरोजगारी दर 8.9% है। सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का। 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन दिए, 7,22,000 लोगों को ही नौकरी मिल पाई। ये भी एक हकीकत है। अब SC, ST, OBC, सवर्ण और मुसलमानों की बात करें तो दलित 66% मानते हैं कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, और 16% कहते हैं कि महत्वपूर्ण है। 82% तक ये आंकड़ा चला जाता है। आदिवासियों में ये आंकड़ा 75% का है। पिछड़े वर्ग में 57% कहते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण, 22% कह रहे हैं कुछ हद तक महत्वपूर्ण, यानी कि 79%। सवर्ण महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण कहने वाले 50% के करीब, 51%, जबकि कुछ हद तक महत्वपूर्ण 75% से ऊपर आंकड़ा चला जाएगा दोनों को जोड़ने पर, यानी कि 76%। और मुसलमान यहां पर 81% कहते हैं कि यह बहुत बड़ा मुद्दा है। और शहरी और ग्रामीण इलाकों की बात करें तो शहरी इलाकों में 79% लोग कह रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 82% तक चला जाता है। और अब युवा शक्ति की बात करें, सबसे ज्यादा रोजगार की दरकार युवाओं को होती है। 25 साल से कम के जो ग्रेजुएट हैं वहां बेरोजगारी दर 42.3% है। तो वो क्या कहते हैं? 18 से 24 साल वाले 76% कहते हैं महत्वपूर्ण है। 78% 25 से 34 साल वाले, और 35 के बाद ये आंकड़ा दरअसल 78% हो जाता है, जबकि 35 तक तो जो नौकरी लगनी है तो लग जाएगी, उसके बाद लगने का थोड़ा जो गुंजाइश जो होती है वो कम हो जाती है। और अगर हम गरीब वर्ग की बात करें तो यह आंकड़ा 81% है। मध्यम वर्ग में यह आंकड़ा 81%, और उच्च वर्ग में भी अत्यंत महत्वपूर्ण कहने वाले 55 हैं, लेकिन 26% कहते हैं कुछ हद तक महत्वपूर्ण। तो यह आंकड़ा 83% हो जाता है।
तो यशवंत, महंगाई और बेरोजगारी जो प्रदीप कह रहे थे, मैं उनकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। थाली पर एक मुद्दे से काम नहीं चलता, पर महंगाई और बेरोजगारी आपस में भी जुड़े हुए हैं, और बेरोजगारी का जो ये आंकड़ा है, ये भी 4 में से 3 ही नहीं बल्कि 5 में से 4 लोग ये मानते पाए जा रहे हैं आप ही के सर्वे में कि ये एक अहम समस्या है। बिल्कुल संदीप, और ये अहम समस्या, एक बात और बताएं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग आपको ये बात लगेगी। ऐसा नहीं है कि ये अहम समस्या, खासतौर पे बेरोजगारी, ये कोई अभी पिछले साल, 1.5 साल, 6 महीने में कोई नया मुद्दा बना है। दरअसल 2015 के बाद से जो है ये लगभग एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमेशा नंबर 1, नंबर 2 पे बना ही हुआ रहा है। बीच बीच में महंगाई नंबर 1 हो जाता है, 1 साल करीब कोविड या महामारी ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था, लेकिन मोटे तौर पर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा लगातार संदीप बना ही हुआ है। अब यहाँ पे 2 सवाल उठते हैं। एक बार कार्यक्रम में CSDS के आंकड़ों के साथ में संजय भाई ने ये बात बताई थी कि 60 के दशक से उनके पास में जब भी आंकड़े आए हैं तब भी टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल हमेशा बेरोजगारी का मुद्दा बना हुआ था। तो ये एक मुद्दा इसलिए बना हुआ है कि रोजगार बहुत कम है, या एक मुद्दा इसलिए बना है कि जेन्युइनली हमारे देश में युवाओं के सामने रोजगार के अवसर कम ही रहते रहे हैं? ये दोनों ही चीजें देखने की हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मैं बताना चाहता हूं वो ये, मुद्दा बनाने के बाद में, हमने पिछले कार्यक्रम में भी बात बोला था कि जब हम इसके बाद में अगला सवाल तुरंत पूछते हैं कि भाई इस मुद्दा या इस दिक्कत का आपके सामने सॉल्यूशन कौन दे सकता है, समहाउ ऐसा लगता है संदीप कि मुद्दा बनना अपनी जगह पे है, लेकिन मुद्दे बनने के बाद में उस मुद्दे का सॉल्यूशन हम ज्यादा बेहतर पर दे सकते हैं। 9.5 साल सरकार चल चुकी है। 9.5, यही मैं कह रहा हूं, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अपोजिशन के लिए टटोलना। संदीप, मैं यही कह रहा हूं कि 9.5 साल सरकार चल चुकी है और ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण बना है, और उसके बावजूद भी अगर विपक्ष इसमें एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन या अल्टरनेटिव चेहरे के साथ में आके, नीति के साथ में आकर के ये समझाने में अगर विफल हो रहा है कि हम सत्ता में आए तो इसका समाधान हम देंगे, हम बेहतर आपको देंगे। आपको याद होगा संदीप, हमारा जो ABPC वोटर का बिहार इलेक्शन का ट्रैकर था पिछले ही विधानसभा चुनाव में, उस ट्रैकर में लगातार 70 से 80% हमारे यहाँ पे रिपोर्टिंग थी बेरोजगारी के ऊपर मुद्दे की। और अंतिम 8 हफ्तों में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने रोजगार के ऊपर हल्ला मचाना शुरू किया था हमारे ट्रैकर को देख करके, उससे मामला एकदम मतलब इसे पलटा ही नहीं, बराबरी तक पहुंचता चला गया। हाँ, कांटे की टक्कर हो गई थी। और इसमें तो आप ही का आंकड़ा Exactly. जो कह रहा है ना 18 से 24 साल, और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का आंकड़ा आया है कि 25 साल से नीचे के जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें बेरोजगारी दर 42.3% है। इनमें से बहुतायत फर्स्ट टाइम वोटर्स की भी है। दे डोंट कैरी एनी बैगेज। क्योंकि जब तेजस्वी यादव ने बिहार में कैंपेन किया कि हम सरकारी नौकरी देंगे, और उस कैंपेन को हैमर डाउन करते चले गए, एक एग्रेसिव काउंटर पॉइंट या काउंटर पॉलिसी के साथ में वो आए। कितना वो कर पाए हैं अभी ये एक अलग विषय है, वो उसका अभी आने वाले चुनाव में उनको झेलना पड़ेगा, तब वो हमें समझ में आएगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन नीतीश कुमार के सामने एक लंबी लाइन लगभग खींचने में वो कामयाब हो गए थे। अगर वो उनसे कांग्रेस वाले गठबंधन के साथ में 70 सीट छोड़ने की अगर गलती उनसे नहीं होती तो शायद वो अपने आप ही तो मुख्यमंत्री मतलब मुद्दा है, इसको कितना मथा जा सकता है, इसमें कितना मक्खन निकाला जाए, ये राजनीतिक दलों पर डिपेंड करता है। अभिज्ञान, आप पॉलिटिकल इकोनॉमी के स्टूडेंट भी हैं। महंगाई और ये बेरोजगारी के जो आंकड़े हम दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी बातें हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात छोड़ दीजिए तो स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास हुआ भी कहने को 1 करोड़ 37 लाख लोगों का, लेकिन उनमें से 18 लाख लोगों को ही नौकरी मिल पाती है। और उसमें फिर नोटबंदी और कोरोना के चलते MSME पर जो मार पड़ी है, तो छोटे मझोले जितने उद्योग थे उनमें 6 लाख तक बंद होने के कगार पर हैं। तो ये जो मार है, ये आम आदमी के लिए राजनीतिक लिहाज से कितना बड़ा चुनावी मुद्दा है? आंकड़े तो हमने पेश कर दी। देखिए, जब तक बीजेपी होती है तो ये बीजेपी की बहुत स्ट्रक्चर्ड खासियत है, और वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, टैक्टिकली एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जहां पर इमोटिव इश्यूज जो है
पोलराइजिंग इश्यूज वो ओवरराइड कर जाते हैं इन सब मुद्दों के ऊपर। ये बीजेपी की यूएसपी है। अन्यथा अगर इन आंकड़ों को हम देखें और समझें, और शायद प्रदीप जी आपसे कह रहे थे कि आप 1016 बार बता चुके किसी आंकड़े को, तो अब तक उनका प्रभाव हो जाता, बट ये टैक्टिकली ऐसा होता है। अब सेकंड पॉइंट जो ज्यादा गंभीर है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, बीजेपी, कांग्रेस, एंड देव ऑल डेल्ट विद इट, योर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा आपके जो एम्प्लॉयमेंट है वो आज भी प्राइवेट और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। ये थोड़ा सा बारीक है समझने के लिए, क्योंकि ये किसी भी सरकार के फिस्कल मैनेजमेंट से जुड़ा होता है। पर्टिकुलरली मोदी सरकार, जिसकी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव उसके लिए उसकी वेलफेयर स्कीम्स रही हैं। वेलफेयर स्कीम्स यानी कि उसका भुगतान जो है उस बिल का आपको सरकार जो टैक्स कलेक्ट कर रही है उससे करना पड़ता है। तो ये चीजें लोग समझ नहीं पाते कि सब आपस में इंटरलिंक्ड है। आप जितना टैक्स देंगे सरकार के पास उतना ही पैसा आएगा, अंततः सरकार उसी में से सब्सिडी आपकी मैनेज करेगी, अंततः सरकार उसी में से दुनिया की स्थिति को देखते हुए जैसे क्रूड जैसे मसलों पर उसकी प्राइसिंग को तय करेगी, उसी में आपका टैक्सेशन जुड़ा है, उसी में आपका जीएसटी कलेक्शन जो कि एक नई चीज आई है हिंदुस्तान के ऊपर पिछले, पर विपक्ष में रहते हुए जबान कुछ तो और होती है, सब सत्ता एक पक्ष में दूसरे आने से के जुड़े बाद हुए हैं। ये समझाना, देखिए इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष का भी खेल है क्या? ये बीजेपी की मजबूती और विपक्ष की कमजोरी है क्या? विपक्ष ने यही सवाल झेले, पर आज वही सवाल वो उतनी मजबूती से नहीं उठा पाते क्या? ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको थोड़ा हाईलाइट। विपक्ष को करना क्या चाहिए जो वो नहीं कर रहे? मैंने अभय जी को सुना, प्रदीप जी को सुना, यशवंत को मैं सुन रहा था, वो सरल स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं बता पाती जिस इफेक्टिविटी से बीजेपी बता पाती है कि ये है आर्थिक मुद्दा आपके सामने और इससे ये है आपके जीवन का नुकसान, चाहे वो बेरोजगारी हो। ये हमने जरूर इतिहास में देखा है राजनीतिक तौर पर कि करप्शन ज्यादा इफेक्टिव मुद्दा साबित होता है जब जनता तय कर लेती है और जनता उसको एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ फला गवर्नमेंट करप्ट है। जैसे उसने मनमोहन सिंह जैसे प्राइम मिनिस्टर करप्शन में महंगाई जुड़ गई, यहाँ महंगाई किसके साथ जोड़े, जो प्रदीप जी कह रहे थे, बिल्कुल वो सही बात है। और समझाना भी, अब 450 रुपए का अगर सिलेंडर बीजेपी की सरकार राजस्थान में दे सकती है, पूरे देश में क्यों नहीं दे सकती केंद्र सरकार? ये सवाल विपक्ष को पूछना होगा और तरीके से पूछना होगा, पर वो पूछ। संदीप एक पॉइंट, बस एक पॉइंट जल्दी से रखूंगा। हाँ, एक पॉइंट जल्दी से रखूंगा महंगाई के से जोड़ने वाला। अगर सिर्फ कोई समझा सके कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है अर्थात रेट ऑफ इन्फ्लेशन, क्या आपके घर की आमदनी उसी प्रोपोर्शन में, उसी औसत में बढ़ रही है, तो फिर आप समझिए कि महंगाई आपको कहां ले जाकर कितनी बुरी तरह से मार सकती है। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल, और आपकी जेब में पैसे कितने बचते हैं। अब यहां पर जो गरीब और अमीर की जो ये हम बात कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी जुड़ती है कहीं ना कहीं आर्थिक विषमता से भी। तो आर्थिक विषमता या आय में असमानता, यह कितना बड़ा मुद्दा है। अत्यंत महत्वपूर्ण कहने वाली 55% महिलाएं हैं और कुछ हद तक महत्वपूर्ण 21% महिलाएं, यानी कि यह आंकड़ा 76% को पार कर जाता है। और अगर हम SC, ST, OBC, सवर्ण और मुसलमानों की बात करें तो 75% दलित कह रहे हैं कि यह बड़ा मुद्दा है। आदिवासियों में यह आंकड़ा 77% चला जाता है। OBC में, पिछड़े वर्ग में यह आंकड़ा 78% चला जाता है। 73% सवर्ण में भी है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कहने वालों की तादाद 50% से कम है। और मुसलमानों में यह आंकड़ा 75%, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कहने वाले 62% हैं। तो ये, और शहरी और ग्रामीण इलाकों की बात करें तो शहरी इलाकों में 76% और ग्रामीण इलाकों में 75%। और युवाओं की बात करें तो युवाओं में 73% 18 से 24 साल वाले इसे महत्वपूर्ण मानते हैं, 75% 25 से 34 साल वाले और 75% 35 से 44 साल की उम्र वाले।
और जो गरीब तबका है वहां तो यह आंकड़ा 77%, मध्यम वर्ग 74% और उच्च वर्ग में भी 73% लोग इस बात को कह रहे हैं। और जब मैं आर्थिक विषमता की बात करता हूं, और ये मेरे शब्द नहीं, यहां पर आरएसएस के जो सहकार्यवाह हैं, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, वो भी ये बात कह रहे हैं कि 20 करोड़ से ज़्यादा लोग वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। 23 करोड़ लोग 375 रुपये प्रतिदिन नहीं कमा पाते हैं। एक और स्टडी है, 1% लोग देश की कुल 20% संपत्ति अपने हाथ में लिए बैठे हैं। 10% टॉप जो हैं वो देश की कुल कमाई का 57% ले जाते हैं, और बॉटम 50% जो हैं उनके पल्ले हाथ 13% कुल कमाई आती है। तो नीरजा चौधरी, ये आर्थिक विषमता, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, लेकिन ये खाई, ये दरार क्या बढ़ रही है? आपने आंकड़े सामने किए अभी विषमता के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, वो मतलब चौंकाने वाले हैं। और किसी भी इलेक्शन में वो मुद्दा हावी होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप लोगों से बात करो तो लोग उससे त्रस्त हैं, पीड़ित हैं। आप उनसे कहिए कि आपको इससे झटका लग रहा है तो वो कहेंगे हाँ हम पीड़ित हैं। पर मुद्दा क्या बन रहा है? मुद्दा बन रहा है विषमता वर्सेस मोदी, बेरोजगारी वर्सेस मोदी, महंगाई वर्सेस मोदी। इस बार के चुनाव का मुद्दा नरेंद्र मोदी है, और लोग उस चीज से उनको तय करेंगे। राम मंदिर भी मुद्दा है, लेकिन असलियत में सिर्फ राम मंदिर मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा नरेंद्र मोदी से जुड़ गया है, उनके नेतृत्व से जुड़ गया है। कि कहीं ना कहीं इन्होंने राम मंदिर बनवाया है कोशिश करके, आज वो बन रहा है। तो दूसरी तरफ उनको आड़े हाथ लेने के लिए कौन है? कोई चेहरा भी नहीं है ना कोई। मैं अभी कुछ समय पहले सब्जी की दुकान में गई थी जहां से मैं लेती हूँ, तो उसने मुझे पूछा, मैम जब यूपीए का जमाना था तो आप लोग मीडिया में कितना हल्ला करते थे, दाम बढ़ गए, दाम बढ़ गए। आज तो देखिए आप कह रहे हैं इसका भी दाम बढ़ गया, उसका भी दाम बढ़ गया, लेकिन आपकी तरफ से तो कोई हल्ला नहीं है। हाँ, वो भी सही है। तो मीडिया कवरेज की भी जिम्मेदारी, अभी आपके जुड़ने से पहले प्रदीप जी यही कह रहे थे, मैंने सवाल पूछा 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, तो वो कह रहे कितनी बार तुम ये मुद्दा उठा चुके हो, पर सवाल ये है कि कितने लोग इस मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, और क्या वो मुद्दा बना पाए हैं? लोग उससे तंग हैं, उसमें दो राय नहीं है। और कई लोग हैं, अगर पिछली बार 2019 में 63% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, तो कुछ सोच समझ के नहीं दिया था। इस बार भी ऐसे लोग होंगे, बहुत लोग होंगे जो आर्थिक कठिनाई की वजह से शायद नहीं देंगे, लेकिन वो लोग, आर्थिक कठिनाई वाले लोग भी कहते हैं दूसरी साइड क्या करेगी, क्या इससे अच्छा करेगी। हाँ, उनको तो भरोसे की बात है, और गारंटी की गाड़ी चला रही है बीजेपी। और जो ये कहना कि मोदी की गारंटी ही गारंटी है अपने आप में, अब वो गारंटी शब्द वो दरअसल कांग्रेस ने इस्तेमाल किया था कर्नाटक में, पुरजोर तरीके से, पूरी तरह से कोऑप्ट भी कर लिया है बीजेपी ने उसे। बिल्कुल, तो गारंटी की बात है, भरोसे की बात है। और जैसे लोग उनके बारे में कहते हैं, राइट रॉन्ग जो भी है, कि जो लोग पंजाब में गोल्डन टेम्पल के अंदर मैं बैठ के सेवादार से बात कर रही हूँ, जो ना बीजेपी के लिए है ना कांग्रेस के लिए, वो भी कहते हैं कि ये शायद संभाल लेंगे अगर स्थिति ऐसी आएगी। और लोग कहते हैं संरक्षक है, बहुत चीजें पसंद नहीं है पर संरक्षक है। तो ये जो नैरेटिव क्रिएट हो गया है ना, कि मोदी की गारंटी, मोदी की लीडरशिप, मोदी कर लेंगे कुछ ना कुछ, दूसरी साइड के बस का नहीं है उस तरह से, वो एक बड़ा मुद्दा बन गया। तो ये यहाँ पर एक आम राय इस बात को लेकर बन रही है, विपक्ष मुद्दे तो हैं तश्तरी पर, थाली पर सजे हुए, उनको लोगों तक पहुंचाने में नाकाम, और एतबार, भरोसा, गारंटी, जो भी शब्द का इस्तेमाल करो, वो मोदी की शख्सियत के साथ ऐसा चस्पा गया है, ऐसा जुड़ गया है कि वो भारी पड़ रहा है। क्या पर इसमें
एक दो जो मुद्दे हैं प्रदीप जी जहां पर मोदी सरकार को झुकना पड़ा वो है एक किसानी का मुद्दा, और किसानी पर भी हमने सवाल पूछा, कृषि से जुड़ी समस्याएं कितना बड़ा मुद्दा है, और महिलाओं में यह आंकड़ा 76% तक चला जाता है, 52% अत्यंत महत्वपूर्ण मान रही हैं। और SC ST OBC सवर्ण मुसलमानों में अगर हम देखें तो ये आंकड़ा दलितों में 78%, आदिवासियों में 76%, पिछड़ों में 77%, सवर्णों में 78%, मुसलमानों में 75%। और अगर मैं शहरी और ग्रामीण इलाकों की बात करूं तो शहरी में 68% है, कम है ये आंकड़ा, जाहिर सी बात है वो किसानी से जुड़े नहीं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये 79% तक चला जाता है। और अगर मैं युवाओं की बात करूं तो 79% 18 से 24 साल की उम्र वाले, 25 से 34 साल की उम्र वाले 81%, यहां पर यह आंकड़ा और बढ़ जाता है, और 35 से 44 वाले 79% लोग कह रहे हैं कि यह एक बड़ा मसला है। और अगर मैं गरीब की बात करूं तो 79%, मध्यम वर्ग 77% और 77% ही उच्च वर्ग, अत्यंत महत्वपूर्ण कहने वाले 50% से कम है। तो किसानी कहने को 2/3 जनसंख्या हमारी किसानी पर आधारित है। 27 रुपये विशुद्ध किसानी से प्रतिदिन किसान कमाई करता है, और MSP की जो मांग थी वो भी अभी प्रभावी बनाने वाली बात कहीं दिखती नहीं है। तो किसानी को लेकर सरकार को झुकना भी पड़ा, वो 378 दिन जो आंदोलन चला, तो ये किसानी एक चिंता का सबब है क्या, एक मुद्दे के तौर पर मौजूदा सरकार के लिए? देखिए संदीप जी, आपने अभी तक जितने आंकड़े बताए दिखाए उनसे एक बात बड़ी स्पष्ट है कि समस्याओं की भरमार है। समस्याओं की कोई कमी नहीं है, लोगों के जीवन में दुश्वारी बहुत है, लोग उससे परेशान भी हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानी हो, दूसरे मुद्दे हो, जो भी हैं उन सब से लोग परेशान हैं। सवाल ये है कि ये चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता। आखिर में हम सब लोगों का ये जो पूरी एक्सरसाइज है उसका मतलब ये है कि 2024 में ये मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा। पहले क्यों बन जाता था, अब क्यों नहीं बनता है। आज से 30 साल पहले की, 35 साल पहले की राजनीति देखें तो जो कांग्रेस जो है मुख्य रूप से सत्तारूढ़ दल थी, बाकी सब विपक्ष थे, वो कहीं सत्ता में नहीं थे, तो उनके पास उदाहरण पेश करने के लिए कोई अवसर नहीं था। आज लोग ये देखते हैं कि ठीक है, ये सरकार इस मोर्चे पर फेल रही, इस पर कमजोर रही, इस पर बहुत पीछे रह गई, लेकिन जहां आपकी सरकार है वहां आपने महंगाई घटा दी क्या, बेरोजगारी घटा दी क्या, किसानों की समस्या हल कर दी क्या। अगर वो उदाहरण आप पेश नहीं कर पाते हैं तो आपकी विश्वसनीयता नहीं बनती। तब लोगों को लगता है कि जो है, जो इस समय सत्ता में है, जो कुछ कर रहा है उससे बेहतर करने वाला कोई बिल्कुल नहीं। क्रिस जवाब चाहूंगा, मेरे पास बस 3 मिनट बच गए हैं। 1 मिनट प्रदीप जी, आपने अपनी बात देखिए कही। ये सब बातें ठीक हैं, एक चीज जो हम लोग मिस कर रहे हैं इस पूरी चर्चा से वो ये है कि मोदी के उभार से पहले लाभार्थियों की कोई दुनिया नहीं थी। ये पूरी परिघटना, ये पूरा फिनोमेना मोदी के बाद पैदा हुआ है। वो पूरी टेक्नोलॉजी जो है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी मोदी लेकर आए हैं, जो कि जनधन खातों से शुरू हुई है पूरी फाइनेंशियल जैम जो है। हाँ, इससे हुआ ये है कि जो जनता में असंतोष होता है विभिन्न समस्याओं को लेकर, जो सारे आंकड़े पे आए, वो असंतोष को किसी तरीके से नरम हो जाता है। वो बगावत के और विद्रोह के या सरकार के खिलाफ नाराजगी के स्तर पर नहीं पहुंचता है। जी, अब आखिरी सवाल जिस ओर इशारा किया था नीरजा ने अभी, कि राम मंदिर का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा भी क्या बड़ा बन जाएगा और इन समस्याओं पर वो पर्दादारी करने का काम भी कर जाएगा क्या? ये अहम सवाल हमने पूछा। समाज में धार्मिक भेदभाव कितना बड़ा मुद्दा है। महिलाओं में 68% महिलाएं कह रही हैं कि यह बड़ा मुद्दा है, 49% अत्यंत महत्वपूर्ण मानती हैं। SC ST OBC सवर्ण और मुसलमानों में अगर हम बात करें तो दलित कह रहा है 71% कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, 74% आदिवासी से महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं, पिछड़े वर्ग में यह गिरकर 68% हो जाता है, सवर्णों में तो यह 62% और अत्यंत महत्वपूर्ण वाले सिर्फ 40% कहते हैं।
मुसलमानों में ये आंकड़ा 77%, 67% कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और शहरी ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में 67% और ग्रामीण इलाकों में ये आंकड़ा 70% पहुंच जाता है। जबकि युवाओं में हम देखें तो युवाओं में यह आंकड़ा 75%, 18 से 24 साल के बीच, 25 से 34 साल के बीच ये 69% और 69% ही 35 से 44 साल के बीच। तो गंभीर मुद्दा धार्मिक भेदभाव को ना मानना, यह इशारा क्या करता है? कुछ तबकों में इसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। यशवंत, छोटा सा जवाब चाहूंगा प्लीज। नहीं, निश्चित तौर पर खासतौर पे माइनॉरिटीज में ये बड़ा मुद्दा है। आपने अगली जातियों की बात की, उसमें ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। और ये हर जगह पे आपको दिखेगा। हालांकि मैंने देखा कि अत्यंत महत्वपूर्ण और कुछ हद तक महत्वपूर्ण, इन दोनों आंकड़ों को जोड़ करके आप देखें तो सेंसिटिविटी लगातार आपको बराबर ही दिखाई देगी। लेकिन दलित आदिवासी में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। उनके लिए महत्वपूर्ण है लेकिन कि धार्मिक केवल भेदभाव बढ़ अगर रहा आप है। अत्यंत महत्वपूर्ण वाले उस पे देखेंगे तो आपको वेरिएशंस उसमें दिखाई देंगे। सवाल इसलिए हमने पूछे भी वैसे हैं। जैसे आप देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण वाले में आपको पता लग रहा है सवर्ण केवल 40% बोल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं में 67% लोग कह रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण। तो ये सेंसिटिविटीज आपकी हर मुद्दे पे थोड़ी बहुत अलग दिखाई देगी। कार्यक्रम के अंत में मैं एक आंकड़ा संदीप चलते चलते मैं और बताना चाहूंगा 30 सेकंड में, क्योंकि अभिज्ञान ने बोला कि हम बोले पूरे मुद्दे में महंगाई कम हो गई, बढ़ गई या घट गई, ये सवाल हमारे ट्रैकर में है। और 1 जनवरी को आंकड़ा मैं अभी देख रहा था जब आप लोग बात कर रहे थे, 68% लोग ये कह रहे हैं कि उनकी कमाई घट गई और महंगाई बढ़ गई, और लगभग 32% कह रहे हैं कमाई उतनी ही है लेकिन महंगाई बढ़ गई। यानी इसका मतलब 70% लोग ऐसे हैं इस मुल्क में जो ये कह रहे हैं किचन चलाना मुश्किल हो गया है, चलाना मुश्किल हो गया है, थोड़ा प्रोग्राम चलाना भी मुश्किल हो गया। आज बहुत ज्यादा आंकड़े थे और वक्त की कमी है। आई सिंसियरली अपोलोजाइज टू नीरजा एंड अभिज्ञान प्रकाश। चर्चा इतनी रोचक थी, मेरा बस चले तो मैं 1 घंटा और इस पर आप लोगों से वार्तालाप कर सकता था।